Hello everyone, welcome to Mama's Academy. Today we will learn about verb. To understand it completely, please watch the video till end. लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब ताकि ग्रामर के हर टॉपिक की जानकारी आपको आसानी से मिल सके. So let's get started. Verb, the fourth part of speech. Verb is an action word that describes what the subject is doing. Verb एक action word होता है जो ये describe करता है कि हमारा subject sentence में क्या कर रहा है. It shows an action, state or an event. Verb हमारे action यानी हमारे काम को दिखलाता है. State हमारी स्थिति को दिखाता है या फिर अगर हम कोई event organize कर रहे हैं तो उसके बारे में भी जानकारी देता है. सेंटेंस में वर्ब एक मेन पार्ट होता है. किसका? सब्जेक्ट का, जो कि हमें उस सेंटेंस में क्या हो रहा है इसकी पूरी जानकारी देता है. जैसे स्टडी, सेलिब्रेट, स्लिप, रन, स्विम, ईट, कुक, राइट. वी आर स्टडीइंग ग्रामर. What is our action over here? Our action is to study. He organizes summer camp every year. वो हर साल समर कैंप ऑर्गेनाइज करता है, यानी एक इवेंट का ऑर्गेनाइजर है वो. उसका काम है कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना. एंड हेयर दिस वर्ड इज वर्किंग लाइक वर्ब. रोहन वॉक्स इन द मॉर्निंग. मॉर्निंग में रोहन का स्टेट कैसा होता है? वॉकिंग करने वाला, यानी वो वॉक करता है मॉर्निंग में. वो उसका मेन काम होता है. So here walking is describing our verb. So we are saying जो भी action, जो भी वर्क हम करते हैं वो काम करना ही verb कहलाता है. So let's see what are the types of verb. And these are main verb, auxiliary verb, modal verb, transitive verb, intransitive verb, regular verb, irregular verb, finite verb, and non-finite verb. Main verb. The main verb is the action word of the sentence. It is also called lexical verb or principal verb. किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब उस सेंटेंस का एक्शन वर्ड होता है, जिसे हम लेक्सिकल वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं. जैसे मैं अगर कोई काम कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ, तो यहाँ मेरा मेन काम क्या है? खाना, पीना, गाना, जाना. ये सब के सब मेन वर्ब के अंतर्गत आते हैं. जैसे आप एग्जाम्पल्स में देख रहे हो, इट, कुक, रन, प्ले, स्लिप, डांस, यानी ये हमारे वर्क को दिखा रहे हैं. हमारा सब्जेक्ट जो कर रहा है उन कामों को दिखा रहा है और ये काम ही हमारे मेन वर्ब होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही ईट्स मैंगो. शालिनी कुक्स फूड वेल. दे आर रनिंग फास्ट. वी आर प्लेइंग इन द फील्ड. शी डांसेस हेयर. यहाँ हमारे जितने भी सब्जेक्ट हैं जो सेंटेंस में आ रहे हैं उनका जो मेन काम है, जिसका असर उनके ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा है, उसे ही हम मेन वर्ब कहते हैं. So let's go to our second verb, and that is auxiliary verb. An auxiliary verb or helping verb is used with a main verb to express the main verb's mood, tense और voice. एक auxiliary verb या फिर आप उसे helping verb भी कह सकते हैं, ये हमेशा ही main verb के साथ यूज किया जाता है ताकि हम main verbs के mood या फिर वो सेंटेंस किस टेंस में है या फिर किस वॉइस में है, यानी एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में, उसे दिखा सके. अब ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत जो वर्ब्स आते हैं वो है एम, इज, आर, वाज, वर, बीइंग, बिन, विल बी, हैज, हैव, हैड, हैविंग, विल हैव, डू, डज, डिड, विल डू. और इन सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारे टेंस के टॉपिक में. ही इज गोइंग, यहाँ ही थर्ड पर्सन है एंड दैट्स व्हाई यू हैव टू यूज इज एज एन ऑक्सिलरी वर्ब in this sentence.
शी वॉज eating। यहाँ सेंटेंस देखने से ही हमें पता चल रहा है कि कोई काम पास्ट में हुआ था। सो वी आर यूजिंग was as an auxiliary verb in this sentence. He has passed the examination। उसने एग्जाम पास कर लिया है, यानी वो काम हो चुका है, जस्ट कुछ देर पहले हुआ है। सो द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग ऑक्सिलरी वर्ब हैज इन दिस सेंटेंस। ठीक उसी तरह से दे हैड कट द केक, अकॉर्डिंग टू पास्ट परफेक्ट वी आर यूजिंग हैड। रोहन विल बी कमिंग, रोहन आ रहा होगा, यानी ये हमारा फ्यूचर टेंस के फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पार्ट है, इसलिए हम यहाँ पर विल बी एज एन ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे। डू यू लाइक एप्पल? क्या तुम्हें एप्पल पसंद है? हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है एंड दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग डू एज एन ऑक्सिलरी वर्ब इन दिस सेंटेंस। एंड द नेक्स्ट वन इज डज ही गो टू स्कूल डेली? क्या वो रोज स्कूल जाता है? यहाँ भी एक क्वेश्चन है जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में पूछ रहे हैं और जो हमारे ऑक्सिलरी वर्ब डज के रूप में यूज हुआ है। सो we will discuss more about to be, to have, to do in our 10th classes. So let's proceed to our next verb, and that is modal verb. It is a type of auxiliary or helping verb that is used to express ability, possibility, permission or obligation. मॉडल वर्ब भी एक तरह के ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं या फिर हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जिन्हें हम यूज करते हैं अपनी एबिलिटी, सामर्थ्य दिखाने के लिए, पॉसिबिलिटी किसी संभावना के तहत, परमिशन किसी आज्ञा के लिए या फिर ऑब्लिगेशन कर्तव्य निष्ठता के लिए। सो इंग्लिश में जो मॉडल वर्ब्स होते हैं वो कुछ इस प्रकार हैं: कैन, कुड, बी एबल टू, मे, माइट, शैल, शुड, मस्ट, हैव टू, विल, वुड। और इनका यूज जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन या ऑब्लिगेशन के रूप में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन राइट एन एसे ऑन माई कंट्री। मैं अपने कंट्री पर एक एसे लिख सकता हूँ। इट मीन्स आई हैव द एबिलिटी टू राइट एन एसे ऑन माई कंट्री। मे आई जॉइन द क्लास? हियर यू आर सीइंग द क्वेश्चन दैट the subject is asking for the permission. Should I call a doctor? Someone is asking कि क्या उसे एक डॉक्टर बुलाना चाहिए? It means the subject is asking for the permission. You must visit party today. तुम्हें आज पार्टी में जरूर जाना चाहिए। Would you like to have tea or coffee? आप क्या लेंगे, चाय या कॉफी? So by these words, that is can, may, should, must, would, इनके थ्रू हम जानते हैं कि हम किस तरह से एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन और ऑब्लिगेशन को दिखा सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिंग मीन्स टू पास ओवर, किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना या किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन या ऑब्जेक्ट की तरफ जाना। अ वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन which passes over from the doer or subject to an object is called transitive verb। यानी एक ऐसा एक्शन जो कि डोअर या फिर सब्जेक्ट की तरफ से ऑब्जेक्ट की तरफ जाए उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे किक, इट, लाइक, कर, डिसाइड। द स्टूडेंट्स किक द फुटबॉल। स्टूडेंट्स ने फुटबॉल को किक किया, तो स्टूडेंट्स ने जो काम किया उसका असर फुटबॉल पर पड़ा, यानी किक करने से फुटबॉल एक जगह से दूसरी जगह गई। यहाँ हम देख रहे हैं कि वर्ब का असर सब्जेक्ट से लेके ऑब्जेक्ट तक हो रहा है। वहीं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल में आई डिसाइड टू गो टू टेम्पल टुडे। मैंने आज टेम्पल जाने को डिसाइड किया है। तो मैंने एक काम किया, एक डिसीजन लिया और वो डिसीजन है टेम्पल जाने का, तो मेरे काम का असर टेम्पल पर पड़ेगा, यानी मैं टेम्पल को जाऊंगा। शी ईट्स अ मैंगो। वो एक आम खाती है, तो उसकी आम खाने का असर क्या होगा? मैंगो कम होगा, खत्म होगा। जो भी वो मैंगो खा रही है वो धीरे धीरे खत्म होगा, यानी काम के करने का असर यहाँ ऑब्जेक्ट पर क्लियरली दिखाई देगा। दे लाइक माई रेड पेन। वो मेरे रेड पेन को पसंद करते हैं, यानी मेरे पास एक पेन है और उस पेन को वो लोग पसंद कर रहे हैं। तो यानी यहाँ सब्जेक्ट के वर्ब का असर ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा है,
and that's why it is called transitive verb. अब intransitive verb क्या होता है? तो जैसा कि नाम से ही पता है कि intransitive ट्रांजिटिव से अलग होगा, बिकॉज ट्रांजिटिव मीन्स सकर्मक क्रिया और intransitive अकर्मक क्रिया, जहां काम करने का असर हमारे ऑब्जेक्ट पर कुछ न पड़े. A verb that does not need any object to complete itself is called intransitive verb. जैसा कि आप डेफिनेशन में ही देख रहे हैं कि एक ऐसा वर्ब जिसे किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी जिसमें सब्जेक्ट वर्ब ये दोनों आए और सेंटेंस कंप्लीट हो जाए विदाउट ऑब्जेक्ट. इट डज नॉट पास इट्स एक्शन फ्रॉम सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, क्योंकि इनट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया में जरूरत नहीं होती है सब्जेक्ट को अपने एक्शन को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की. जैसे क्राई, शाउट, स्लिप, डाई, स्माइल. द मैन क्राइज, आदमी रोता है. रीना स्लिप्स, रीना सोती है. ही डाइड इन एन एक्सीडेंट, वह एक एक्सीडेंट में मारा गया. सेंटेंस इज फुली कंप्लीटेड ओवर हियर. दे शाउटेड, वे चिल्लाएं. यहां हमारा सेंटेंस बिना किसी ऑब्जेक्ट के भी कंप्लीट हो जाता है. यू कैन यूज योर ऑब्जेक्ट ओवर हियर, लेकिन वो जरूरी नहीं है. आप ऑब्जेक्ट यूज किए तो भी हमारा सेंटेंस सही, नहीं भी यूज किए तो भी हमारा सेंटेंस सही. सो डोंट नीड एनी ऑब्जेक्ट इन इनट्रांजिटिव वर्ब, वेयर एज जहां आप ट्रांजिटिव वर्ब का यूज करोगे वहां आपको ऑब्जेक्ट कंपल्सरी होता है, मैंडेटरी होता है यूज करना. So let's proceed to our next one, and that is regular verb. A verb that's past or past participle is made by adding d or ed is called regular verb. Regular verb यानी वो verb जिनका past यानी second form और past participle यानी third form ये d और ed के जरिए बनाए जाते हैं. यानी जब हम किसी वर्ड में d या ed मिला करके उसका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल वर्ब बनाए, वो वर्ब्स रेगुलर वर्ब्स के अंतर्गत आते हैं. जैसे killed, called, informed, joined, loved. Here you are seeing the word killed. kill एक वर्ब है. जब kill में आप ed डालते हो तो ये वर्ब किल वर्ब का पास्ट फॉर्म बनता है और यही इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी बनता है. यानी इस तरह के वर्ब्स जिसमें हम डी या ईडी डाल के उनको पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में दिखा सकते हैं, उन्हीं वर्ब्स को हम रेगुलर वर्ब मानते हैं. जैसे ही कॉल्ड मी, दे इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ थेफ्ट, शी एडेड मी इन हर पार्टी गेस्ट लिस्ट, मिहिर joined the new batch of English tuition. यहाँ आप देख रहे हैं जो भी वर्ब हमने यूज किया है, जैसे killed, called, informed, joined, loved. अगर आप इसके फर्स्ट फॉर्म की बात करें, जैसे kill, call, inform, join, love, तो इनको पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमने ed यूज किया और ed यूज होने के बाद भी इन वर्ब्स का एक अलग मीनिंग निकल रहा है. यानी वो मीनिंग जो है वो पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल को दिखा रही है. सो दीज वर्ब्स लाइक किल, कॉल, इन्फॉर्म, जॉइन, लव, इस तरह के और भी वर्ब के वर्ड्स जिनमें हम ईडी डालकर या डी डालकर उसका पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल बना सकते हैं, उन्हें हम रेगुलर वर्ब के अंतर्गत रखते हैं. नाउ आवर नेक्स्ट वन इज irregular verb. Irregular verb is totally different from regular verb. A verb which past or past participle is other than the regular verb comes under irregular verb. वो verb जिनके past या past participle regular verb से बिल्कुल ही विपरीत हो, बिल्कुल ही अलग हो, they do not have any fixed pattern. यानी irregular verb का कोई fixed pattern नहीं होता है. Their second and third forms cannot be made by adding d or ed. रेगुलर वर्ब की तरह हम इरेगुलर वर्ब में सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए डी या ईडी का यूज नहीं कर सकते हैं. जैसे ब्रोक, सेट, रोट, न्यू, रेन. यहाँ आप देख रहे हैं कि हमने कुछ वर्ब्स का यूज किया है जिनके सेकेंड फॉर्म्स हम इन एग्जाम्पल्स में देख रहे हैं. जैसे ब्रेक का फॉर्म ब्रोक, सिट का सेट, राइट का रोट, नो का न्यू और रन का रैन.
लेकिन इन फॉर्म्स में आपको कहीं भी डी या ईडी का यूज नहीं दिख रहा है, बिकॉज दीज आर इर्रेगुलर वर्ब्स। और इर्रेगुलर वर्ब्स में कोई फिक्स पैटर्न नहीं रहता है, इसमें सारे वर्ब्स अलग अलग पैटर्न के रूप में चलते हैं, सब किसी सेम रूल को फॉलो नहीं करेंगे उनके सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के लिए। जैसे ही ड्रैंक अ फुल ग्लास ऑफ वाटर, यहां हम वर्ब ड्रिंक के सेकेंड फॉर्म का यूज कर रहे हैं, बट वी आर नॉट यूजिंग डी और ईडी इन ड्रिंक वर्ब। Shamli broke the mirror in anger. We knew all the facts. आप यहाँ देखोगे कि जहाँ ड्रिंक और ब्रेक में हमने ड्रैंक और ब्रोक किया वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वहीं हमने नो के सेकेंड फॉर्म में न्यू डाला है। यानी इन तीनों ही वर्ब को अगर आप देखो तो तीनों के फॉर्म्स अलग अलग आ रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई दे केम इन irregular verb. Finite verb. This verb is called the actual verb which has a subject and shows tense. यानी इस वर्ब को हम एक्चुअल वर्ब मानते हैं अपने सेंटेंस का, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और हमारा पूरा सेंटेंस टेंस को रिप्रेजेंट करता है। दिस वर्ब चेंजेस इट्स फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू द नंबर और पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। यानी जो फाइनाइट वर्ब होते हैं वो जिस तरह के नंबर होते हैं हमारे सेंटेंस में या जो पर्सन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, उसके अकॉर्डिंग ही ये वर्ब फिट किए जाते हैं या फिर वो उसी के अकॉर्डिंग अपने फॉर्म को चेंज करते हैं। इफ द टेंस ऑफ सेंटेंस चेंजेस, द फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑल्सो चेंजेस। ये बात यहाँ बिल्कुल ही क्लियर है कि अगर हमारे सेंटेंस का टेंस चेंज होता है तो उसका वर्ब फॉर्म भी चेंज होने लगता है, और ये कब होता है? जब हम फाइनाइट वर्ब को देख रहे हो। जैसे आई राइट अ लेटर, अकॉर्डिंग टू आई वी आर यूजिंग राइट, and since the sentence is in present indefinite tense, so we have used verb 1 यानी verb का पहला फॉर्म। वहीं पर he writes a letter, here you are seeing he as third person and so we are using s while writing our verb write, यानी write में हमने s ऐड करके writes बनाया है, and that is clarifying our sentence because the sentence is in present indefinite tense। जबकि वहीं अगर हम अपने तीसरे एग्जाम्पल को देखें, सेंटेंस इज इन पास्ट, शी रोट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखा, पास्ट में वो काम कर चुकी है, तो यहाँ हमारा जो वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस दूसरे फॉर्म में यूज हुआ है बिकॉज द सेंटेंस इज इन पास्ट। आई हैव रिटन अ लेटर, मैं एक लेटर लिख चुका हूँ, काम मैंने कर लिया है, तो अकॉर्डिंग टू आवर टेंस, सिंस द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हमने यहाँ वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज किया है, यानी द फाइनाइट वर्ब ओवर हियर हैज बीन यूज्ड एज वर्ब का थर्ड फॉर्म। नाउ द लास्ट एग्जांपल इज आई एम राइटिंग अ लेटर, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हमने यहाँ आईएनजी लगाकर राइट प्लस आईएनजी राइटिंग का यूज किया है। सो यू आर सीइंग ओवर हियर कि जिस तरह से हमारे सेंटेंस हैं, जिस टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारा वर्ब भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज होता जा रहा है, and this is called finite verb. Non-finite verb. This type of verb works as a noun, an adjective or an adverb. यानी फाइनाइट से बिल्कुल ही अलग होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब, और इस तरह के वर्ब कभी एज ए नाउन की तरह काम करेंगे, कभी एडजेक्टिव की तरह और कभी एडवर्ब की तरह। This type of verb does not change according to number or person of the subject. फाइनाइट वर्ब जो होते हैं वो नंबर, पर्सन, टेंस के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, लेकिन नॉन फाइनाइट के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नॉन फाइनाइट वर्ब जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, वो नंबर, पर्सन, टेंस के हिसाब से चेंज नहीं होते। The forms of non-finite verbs are gerund, infinitives और present and past participle। Infinitive, श्रेया went to mall to buy dresses, यानी इन्फिनेटिव जिसमें हम वर्ब के साथ टू का यूज करते हैं। श्रेया went to mall to buy dresses, यहाँ आप देख रहे हैं कि went एज अ मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है, और जब वहां दूसरी बार वर्ब आ रहा है दैट इज टू बाय, वो इन्फिनेटिव के रूप में यूज करेंगे। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, यहाँ वॉकिंग एज अ नाउन की तरह वर्क कर रहा है और इसलिए यहाँ पे वॉकिंग gerund होगा। I have a broken bat,
मेरे पास एक बैट है लेकिन कैसा है, ब्रोकन है। तो यहाँ ब्रोकन एज एन एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, पास्ट पार्टिसिपल के अंतर्गत आता है। स्टे कनेक्टेड विद ममाज अकेडमी, लीव हैप्पी एंड ड्रॉप योर valuable comment in comment box. Thank you.